Park Wheels in 2009 and carry on. सो इन्होंने भी इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया अपने बिजनेस को। और 2009 में इनको ये थर्ड फेज हुआ कि उस वक्त इंटरनेट पे अच्छी खासी कंपनीज ने रजिस्टर कर दिया था जो सेलर और बायर के दरमियान इंटरेक्शन करवाते थे। तो 2009 में इनका एक कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया जो OLX था, जो इनसे ज़्यादा कंपटीशन दे रहा था और वो इंटरनेशनली भी वर्क कर रहा था। तो इनको यही थर्ड सबसे ज़्यादा कंपटीशन OLX ने दिया है अभी तक। अदरवाइज पार्क व्हील्स ने फिर अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करी हैं और मार्केट में इन लोगों ने ग्रो करा है। और इन्होंने अब अपनी प्लेटफॉर्म को एंड्रॉयड मतलब एप्लीकेशन वाइज इन्होंने लोगोज भी चेंज कर रहे हैं और इसको मोबाइल पे भी लाए हैं और ये वेब पे भी वर्क कर रहे हैं। थैंक यू सर। ओके, कंप्लीटेड। यस सर। चलो, थैंक यू वेरी मच सिकंदर। और है कोई भी जो प्रेजेंट करना चाहे? कोई कह रहा था ना कि हम प्रेजेंटेशन देंगे। हाँ भाई, कौन है? कौन कह रहा था प्रेजेंटेशन देने के लिए यार? चलें, कोई नहीं है तो फिर जो है वो हम थोड़ा सा पेपर को डिस्कस कर लेते हैं और पेपर के बाद हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे और किसी टॉपिक को कवर करते हैं ताकि अगली क्लास में फिर आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे तो वो टॉपिक फिर रह जाएंगे। तो अभी फिलहाल जो है वो हम एग्ज़ाम के हवाले से बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में आप बताइए कि जो है क्या पूछना है, क्या सवाल है आपका एग्ज़ाम से रेलेवेंट? सर एग्जाम से रेलेवेंट ये सवाल है कहती है मतलब पेपर का एक फ्लो मतलब कितना कवरेज होगी, मतलब अगर सब्जेक्टिव की बात करें या MCQs की बात करें अगर हुए इंक्लूड तो किस तरीके से हो और सिनेरियो बेस। बेहतर अभी तो फिलहाल इसके बारे में मैं कोई कंफर्म आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यह है कि समझे कि सब्जेक्टिव का पोर्शन ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा पोर्शन सब्जेक्टिव का होगा। 25 मार्क्स का है ना मिड टर्म? यस सर। अगर जी सर। 25 का मिड टर्म है तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 10 या उससे भी कम नंबर MCQs के हों और 15 नंबर जो है वो सब्जेक्टिव के हों। लेकिन अगर मुझे इजाजत मिल गई तो मैं पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो डिजाइन करूंगा। ओके सर। आप लोगों का क्या मशवरा है? बेसिकली आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं सर, बेसिकली हम यही चाह रहे हैं कि जो भी हो मतलब हमारे 2 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, मतलब पेपर लेंदी इतना ना हो जाए कि वो फिर हमारे उससे रीच से बाहर हो जाए कि हमें मतलब कि क्योंकि अच्छा, असल में ये यही है देखो ना। मसला ये है कि आपने कितने सवाल आप 2 घंटे में कर लेंगे? सर ऑन एवरेज के तो हम 15 to 10 क्वेश्चंस आसानी के साथ कर सकते हैं, 15 तक तो रीच है हमारी। 15 से क्या मुराद है? मतलब 15 सर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेंथ मतलब अगर लेंथ पूछ रहे हैं ना तो सर हमें 15 क्वेश्चन, मतलब अगर डिस्क्रिप्टिव या डिटेल क्वेश्चन हुए तो 15 हम कर सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। लेकिन अगर उससे ज्यादा मतलब जिस तरीके से 30 35 इस तरीके क्वेश्चन सर तो फिर नहीं, देखो मेरे जो सवाल होंगे ना वो मैं आपको बताता हूँ, 4 या 5 सवाल होंगे। ओके सर। सर यही यही सर पूछना चाह 4 सवाल होंगे मैक्सिमम, या बहुत भी में बढ़ गया आगे तो 5 सवाल होंगे। और ओके। आपको एक सवाल को अटेम्प्ट करने में 20 से 25 मिनट मिलेंगे। आपने अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है और ताकि आप 20-25 मिनट के अंदर एक सवाल को लिख सकें। अगर यस किसी सर। ओके पे सर। ज्यादा टाइम सर्व हो रहा है तो दूसरे पे फिर कम टाइम आपका सर्व हो, लेकिन सवाल सारे अटेम्प्ट करें। आपको डिटेल आंसर करना होगा ना, जी एक्सप्लेनेशन सर के यही साथ। पूछा। जी सर यही। एक्सप्लेनेशन के साथ कम से कम जो है वो आपका जो आंसर है वो 2 पेजेस तक हो। डेढ़ डेढ़ पेज भी नहीं, 2 पेजेस तो होने चाहिए। लेकिन ओके सर। ऐसा भी ना हो कि वो 5-5 पेजेस पर जा रहा हो आपका आंसर एक का। बस मिनिमम जो है वो 1.5 पेज और मैक्सिमम 3 पेज, इससे ज्यादा का आंसर जो है ना कम ना इससे ज्यादा, जो है इसके दरमियान में रहकर आपने अपने आंसर को पूरा करना है। मिनिमम 1.5 पेज और मैक्सिमम जो है वो 3 पेजेस। ठीक है भाई? ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर।
अच्छा, अब इसके अंदर सवाल को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ जरा आपको। अटेम्प्ट कैसे करेंगे, नंबर कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मैं हर सवाल को जो है वो आम तौर पर 5 सवाल है तो 5 नंबर का एक सवाल होगा। 2 नंबर जो है वो आपके होंगे स्टार्ट के 1 नंबर, और 1 नंबर होगा एंड का। मतलब आप ओपनिंग कैसे करते हैं सवाल को अटेम्प्ट करने की, यानी आप सवाल जब आपसे पूछा जाएगा तो सवाल का जवाब डायरेक्ट अगर आप देंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। आपको पहले उस सवाल के बैकग्राउंड को डिस्कस करना होगा कि ये सवाल क्या है, कम से कम 3-4 लाइनें 5 लाइनें उसके अंदर आप लिखें, डिस्कस करें। फिर उसके बाद नीचे जाकर बताएंगे जी फॉलोइंग आर दी आंसर या आर दी कंटेंट रिलेटेड टू दिस, जो भी आपने करना है वो फिर आप उसमें डिटेल डिस्कशन आप कर लीजिए। फिर आखिर में जब आप पूरा सवाल लिख लें, उसका जवाब आप बता दें, तो फिर आप उसको आखिर में कंक्लूड करेंगे। तो आपका जो है इनिशियल बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चंस एंड कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के ये 3 हिस्से हैं और आपने इनको इसी तरह ही लिखना है। डिस्क्रिप्टिव ऑफ द क्वेश्चंस यानी सॉरी बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चंस यानी एक्सप्लेनेशन जो होती है, एंड फाइनली जो है वो आपका कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन। तो आंसर के अंदर ये 3 चीजें 3 पार्ट होने चाहिए विद हेडिंग्स। बाकी सब हेडिंग्स तो आप आपने लिखते रहिएगा, लेकिन ये 3 हेडिंग मुझे चाहिए आपके आंसर में। अब आप सवाल पूछे जरा, अगर कोई और सवाल है तो। या अगर ये बात जो मैं बोल रहा हूँ समझ ना आई हो तो फिर भी पूछ सकते हैं आप। बेसिकली सर ये जो जी आंसर्स सर, में, एक दफ़ा रिपीट कर दें। हाँ एक दफ़ा सर रिपीट कर दें, ये ठीक बात हाँ, नोट मैं कर लेते हैं। दोबारा बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहने का मतलब ये है कि आप जो है मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स में डिफरेंस क्या होता है, तो बजाय इसके कि आप ऑर्गेनाइजेशन जो की टाइप्स को डिस्कस करना शुरू कर दें, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स को डिस्कस किया, उसके डिफरेंसेस बताया और छोड़ दिया, तो 5 में से 3 नंबर मिलेंगे आपको, 2 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अब 2 नंबर जो है वो आप उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है उसके बैकग्राउंड को लिखेंगे, क्यों कंपनी इस्तेमाल कर जाते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है। ये आपने 3 से 4 लाइनों में इसको बताने के बाद फिर आप बताएंगे कि जी ये इसके 2 टाइप्स होते हैं और उसके ये सब डिफरेंसेस हैं। फिर एट द एंड जो है आप उसे कंक्लूजन उसका जो है वो ये करेंगे कि भाई इसमें मैकेनिक्स और इसमें जो क्या नाम है दूसरा कौन सा होता है ऑर्गेनिक, इन दोनों में जो है वो कौन सा कहाँ पर और कैसे कंपनी इस्तेमाल करके इससे बेनिफिट ले सकती है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। जी, अभी भी किसी को समझ में ना आया हो या कुछ इसके दरमियान में और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पूछ लें। ठीक है, कोई सवाल नहीं है किसी का, तो आप वासिफ जरा आपके पास क्या वो स्लाइड्स हैं सारी जो कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं। जी सर, मेरे पास वो कंटेंट है। आप एक काम करें कि आखिरी जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां से शुरू जी करके सर। बैक साइड पे चले जाएं। तो आज जो 7th लेक्चर है, 6 लेक्चर हमारे पास होने चाहिए, तो वन जी बाय सर। वन करके जरा उसको गो थ्रू कर लेते हैं। ओके सर। आप शेयर करते जाए साथ साथ। ठीक है सर, मैं 1 मिनट सर मुझे बस दे दें, क्योंकि मैं एक चीज़ नोट कर रहा था वो आपके पेपर। हाँ जी, कर ले आराम से।
जी सर। ओके, तो ये जो है वो हमारे पास एक लेक्चर तो ये है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनाइजेशन की जैसे डेफिनेशन है। आगे बढ़े। मैंने ये मैकेनिक्स की टाइप्स की बात की थी कि मैकेनिक्स ये सॉरी स्ट्रक्चर की, जिसमें मैकेनिक्स और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की मैंने बात की थी। ये क्विज भी मैंने दिया था ना? जी सर बिल्कुल, आपने इसका क्विज भी लिया। हाँ ठीक है। आगे आगे बढ़े। हाँ, ये जो है क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, कब कौन सा स्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल होता है, तो ये है। और आगे बढ़े। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन जो है, उसकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, कि कितने कंपोनेंट्स जो है वो उसके होते हैं। आगे बढ़े। तो ये चेन ऑफ कमांड है। और आगे बढ़ जाए। ये इसके अंदर सब डेफिनेशंस है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी वगैरह वगैरह। आगे बढ़िए। ये है जी सर सेंट सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इसका जो है। और और सर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है। ठीक है। आगे पर्पस सर ऑफ पेपर। ऑर्गेनाइजिंग जो है। अच्छा, ये जो अब मैंने क्विज में दे दिया है, इस में से फाइनल में एग्जाम में मैं पूछूंगा नहीं आमतौर पर ना। बहुत चांसेस है कि नहीं पूछूंगा। अगर आप चाहें तो उसको तैयारी नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। तो वो क्विज में मैंने पूछ लिया तो यहाँ पर शायद मैं ना पूछूं। ठीक है जी। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन है। इसके डिपार्टमेंटलाइजेशन में 4 टाइप्स के डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। फंक्शनल है, प्रोडक्ट है, ज्योग्राफिकल है, प्रोसेसेस है और कस्टमर है। तो ये 4 किस्म की जो है वो है। आगे बढ़िए। ये फिर हर एक जो डिपार्टमेंट है उसको डिटेल में डिस्कस किया गया है, जिसमें पहला फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात की है। और आगे बढ़िए। ये प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन है और प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसके अंदर ये सारी डिस्कस की गई है। कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन और जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन है। जी सर। ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये एंड होता है। दूसरी स्लाइड पर जी देखें सर मैं किसी दूसरा। को। ये है भी इसके अंदर जो है स्लाइड में सिर्फ ऑर्गेनिक और मैकेनिक्स क्योंकि मैं दे चुका हूँ क्विज के अंदर, तो वो आपके फाइनल का एग्जाम का पार्ट नहीं होगा। ये थोड़ा सा आपका सॉरी मिड टर्म के लिए थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा बोझ। आगे बढ़े। जी सर। सर फिर लेक्चर 6 था जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपने कवर कराया स्ट्रेटेजिक था। मैनेजमेंट, ये लेक्चर 5 होगा ना? जी सर सॉरी लेक्चर 5। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक है। और आगे बढ़े। स्ट्रैटेजीज को ही डिस्कस किया गया है, फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को डिस्कस किया गया है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन की टाइप्स जो है वो क्या होती हैं, किस तरह लिए जाते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, टाइम स्केल में। इन 3 चीज़ों की बेस पर हमें ये सवाल आ सकता है कि हाउ डू यू नो वेदर द डिसीजन इज स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल। तो कैसे हम मालूम करेंगे। वो ये 3 चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। मैग्नीट्यूड देखते हैं, टाइम स्केल देखते हैं, कमिटमेंट देखते हैं, तो हमें पता चलता है ये स्ट्रैटेजिक है या ऑपरेशनल है। ठीक है। आगे बढ़े। ये उन्हीं को डिस्कस किया गया डिटेल में। और आगे चले जाए। ये भी वही चल तो रहा सर है। ये वही उसी का पार्ट है। कमिटमेंट। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि आपको याद होना चाहिए हर सूरत में। ये जो है वो किस तरह वर्क करता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। वैसे भी चीज़ें और भी याद होनी चाहिए, लेकिन ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी। आगे बढ़े। तो सर स्ट्रेटेजिक ये मैनेजमेंट उसी प्रोसेस के के आपने स्टेप्स बताए थे। जी हाँ, डिटेल जी सर। डिस्कशन है। स्टेप बाय स्टेप जो है इसके अंदर इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है। और बढ़े आगे। ये सारे स्टेप्स चल रहे हैं। और नेक्स्ट। ठीक है। अब ये है
लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, तो यहाँ पर 3 लेवल बताए गए हैं। कॉर्पोरेट है, बिजनेस है, और उसके बाद फंक्शनल लेवल जो है। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के 3 लेवल होते हैं। और जी आगे सर बढ़े, आगे बिल्कुल। बढ़े। ये टाइप्स, उन्हीं टाइप्स को फिर वन बाय वन करके जो है, इनको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी भी कहते हैं, और ये लेवल भी होते हैं स्ट्रेटजीज के। जी आगे बढ़िए। ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज की डिस्कस किया गया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछ सकता हूँ कि व्हाट इंक्लूड्स इन दी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। तो उसके अंदर आप ये जो टाइप्स हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, वर्टिकल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें होंगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप लेवल बताएं, तो ये तीनों लेवल को आप थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन करके आप जो है, जो इन स्ट्रेटजी के नाम लिख कर छोड़ देंगे। उनको इतना डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आगे डिटेल, इनकी डिटेलिंग चल रही है। आगे बढ़िए। ठीक है जी, ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, रिट्रेंचमेंट वगैरह, ठीक है। आगे, ये कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ये एक बीसीजी मैट्रिक्स है। ये बहुत मशहूर है, मार्केटिंग में भी पढ़ाया जाता है और मैनेजमेंट में भी इसको डिस्कस किया जाता है, जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट होती है उसके ये 4 जो है, आमतौर पर प्रोडक्ट्स को 4 जो है वो कॉर्नर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसकी मैट्रिक्स बनते हैं जिसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें एक क्वाड्रेंट में कैश का होता है, स्टार दूसरे में, और क्वेश्चन मार्क और डॉग्स। और ये आपने फैसला करना होता है कि कौन सी आपकी जो प्रोडक्ट है या कौन सा आपका यूनिट जो है इनमें चारों में कहाँ पर आता है और किस यूनिट से हमने क्या फ़ायदा लेना है। तो ये जो है आगे इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि भाई ये इस किस तरह वर्क करता है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी आ गई है। आगे बढ़े बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी से। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की, जिसके अंदर जो है वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहाँ गई भाई, पीछे जाओ थोड़ा सा। ये है कॉस्ट लीडरशिप हमने पढ़ा, डिफरेंशिएशन, फोकस स्ट्रेटजी, स्टक इन द मिडल, ये सारी स्ट्रेटजी हमने पढ़ा। आगे बढ़े। ठीक है, और आगे बढ़िए। ये फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी थी, और फिर ये कंपैटिटिव स्ट्रेटजी जो है यहाँ पर डिस्कस की गई है कि कंपैटिटिव स्ट्रेटजी होती क्या है बेसिकली, उसको यहाँ पे देखा गया। और ये रोल ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज क्या होता है, तो कंपैटिटिव एडवांटेज को डिस्कस किया गया है, क्वालिटी एज ए कंपैटिटिव एडवांटेज को डिस्कस किया गया है। और आगे बढ़े। ये वही चल रहा है, सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज। कंपैटिटिव एडवांटेज में और सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज में क्या फ़र्क होता है। ये 5 फोर्सेस मॉडल है। दिस मॉडल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर किन किन जो है वो एरियाज को या किन किन फोर्सेस को आपने देखना होता है। तो ये मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। सर खत्म है इधर के बाद, खत्म। फिर उसके बाद अब दूसरी। ठीक है, तो दूसरी स्लाइड, इस पे किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले, वरना आप दूसरे जो है स्लाइड्स को ओपन कर लें। जी सर, ये प्लानिंग फिर आपने पढ़ाया था। अच्छा जी, प्लानिंग को जो है वो हमने, अच्छा जी, मैनेजर जो है वो प्लान क्यों करते हैं और उसकी क्या रीजंस होती हैं, पर्पस क्या होता है प्लानिंग का, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है पहले स्लाइड के अंदर। आगे बढ़िए। ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। एलिमेंट्स क्या होते हैं प्लानिंग के, तो इसमें प्लानिंग के एलिमेंट्स में ये सबसे पहले गोल्स को बताया गया है, फिर प्लान्स को बताया गया है, और आगे बढ़ा।
हाँ, ये टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं और इनकी जो है इसमें ब्रेथ कितनी होती है। आप तो टाइप्स ऑफ प्लान में स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल होते हैं। टाइम फ्रेम के लिहाज से इसको चेक करते हैं। स्ट्रेटेजिक के हवाले से डायरेक्शनल है कि नहीं है, सिंगल यूज़ है या बार बार यूज़ होने वाले प्लान है, क्या है। तो ये जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है। और आगे बढ़े। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग का तरीक़ाकार है, यहाँ पे बताया गया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो हमने जो है वो डाउन साइड ऑफ द ट्रेडिशनल गोल सेटिंग जो है वो हमने पढ़ा था, जिसमें टॉप मैनेजमेंट है, फिर डिविजनल मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर है और इंडिविजुअल एम्प्लॉइज जो है वो है, और उन चारों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इस तरह के मॉडल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने ऐसे उसको जो है देखना है अच्छे से। जी आगे बढ़िए। ठीक है, ये वही चल रहा है, आगे बढ़े। मीन्स एंड्स ऑफ चेन, ये एमबीओ एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है, ये परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का एक मेथड है। तो ये हमने जो है वो पढ़ लिया है, इसको आप रिव्यू कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा इसके हवाले से, और बढ़े आगे। ये उसका पूरा ओके प्रोसेस है, 5 स्टेप्स होते हैं एमबीओ मैनेजमेंट के अंदर, तो उसके हवाले से यहाँ पर बताए गए हैं कि 5 स्टेप्स को इसके अंदर डिस्कस किया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ें, ये भी वही चीज़ें हैं। एमबीए क्या वर्क करता है वाकई में या नहीं करता, इसके हवाले से ये कुछ स्लाइड्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, वेल रिटन गोल्स जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये उनके बारे में कि मेजरेबल होना चाहिए, क्वांटिफाइबल होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। सेटिंग इन गोल्स, रिव्यू, मिशन, इवैल्यूएशन। ठीक है, स्मार्ट गोल होना चाहिए। आगे बढ़ें, नेक्स्ट। कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स प्लानिंग में कौन कौन से होते हैं। मैनेजर्स, एनवायरनमेंट, ये वो होते हैं जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं प्लानिंग के ऊपर। ठीक है जी, आगे बढ़ें, ये उसी का पार्ट है। ये वही चीज़ आ रही है कि भाई आपकी जो प्लानिंग एंड हायरार्की में जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वहाँ आमतौर पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही होती है, और जैसे जैसे आप नीचे फर्स्ट लेवल में मैनेजर्स पर आते हैं तो आपकी प्लानिंग ऑपरेशनल में चेंज हो जाती है। ठीक है जी, आगे। अप्रोचेस टू द प्लानिंग क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। क्रिटिसिज्म क्या है प्लानिंग के ऊपर, और आगे। प्लानिंग इन डायनामिक इन्वायरमेंट, अगर डायनामिक इन्वायरमेंट हो तो उसके अंदर प्लानिंग किस तरह की जाती है, क्या क्या चीज़ें उसमें फोकस करनी चाहिए। आगे बढ़ें। ओके जी, थैंक यू। सर, एक और सवाल सर, ये था पेपर से रेलेवेंट कि हमारे पास ये तो चॉइस होगी ना कि हम स्नैप लगा कर लें या टाइप ना करके ना कर ना लें। ना ना, बिल्कुल भी चॉइस नहीं होगी। आपने सब कुछ अपने हाथ से बनाना है। कोई भी हैंड चीज़ रिटन। कहीं से भी आपने नहीं लेनी है। जो भी ये इधर उधर से कॉपी करेगा उसके नंबर जीरो हो जाएंगे। नहीं मतलब स्नैप लगा कर अपलोड करना है ना उसके ऊपर, हैंड रिटन लिखकर फिर उसके बाद उसकी स्नैप लेकर फिर करना है। नहीं 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 नहीं, स्टैप आपने बनाना है खुद से। आप अगर बना सकते हैं तो बनाएं, अदरवाइज अगर कहीं पे कोई स्नैप नेट पे पड़ी हुई है या आपके पास जैसे यहाँ पर है, यहाँ से पड़ी हुई है, तो आप नहीं उठा नहीं सकते हैं। सर सर, वो चीज़ नहीं पूछा, मैं कह रहा हूँ क्या हैंड रिटन जो हम लोग लिखेंगे अगर अच्छा कोई अच्छा अच्छा, क्वेश्चन है आप कोई। स्कैन कॉपी आप स्कैन कीजिएगा ना। जी जी, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो स्कैन करके लगाएं या उधर टाइप करके वर्ड पर ही टाइप करके कर सकते हैं, ये पूछ रहा हूँ। आप दोनों कर सकते हैं जो आपको, लेकिन वर्ड के ऊपर जो आप करेंगे डेफिनेटली उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखिए। ओके सर, ठीक तो है। आप अपनी तरफ से करेंगे। वैसे मेरा सवाल बिल्कुल सीधे तो नहीं होंगे कि आप उनका जवाब जो है वो सिर्फ इस तरह दे दें कि स्लाइड को खोलें और जवाब दे दें। थोड़ा टेढ़े सवाल होंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्या था। ओके सर।
सर प्रीव्यू हो रही है? नहीं, प्रीव्यू नहीं हो रही है ये वाली स्लाइड। एक मिनट मैं सर दोबारा करूँ। अभी होना शुरू हो गई है। एक मिनट सर, ये मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है। यही है। जी सर। ओके ठीक है, तो मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिसीजन क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, ये यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया गया है। आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर इवेल्युएट करते हैं जो भी आपका होता है प्लान। उसी के स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं आइडेंटिफिकेशन के, और बाकी सारे आगे बढ़े। ये उसी के से रिलेवेंट है जो स्टेप्स हैं। आगे बढ़े आगे बढ़े। ये भी वही है, ये उसके को मज़ीद डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ 7 स्टेप्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। आगे 7 के बाद भी है कुछ, आगे बढ़े। जी सर, वो फिर उसी का